हाँ तो बच्चों, ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुका था और केवल मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ और आप केवल देख लें और सोचें कि सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं लग करके एक बार बुक लेकर के प्रैक्टिस कर लेनी पड़ती है। जहाँ आप फंसते हैं फिर इसको यहाँ पे देख लीजिए आगे पीछे करके। और कोई भी एक्सरसाइज होती है, ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास में इजी क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। अभी मैं पीछे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे लगा कि ये सभी के सभी हल्के क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे फार्मूला बेस्ड हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को सीधे फार्मूले में जिसकी वैल्यू पुट करनी है और रख देनी है, उसको मैं बताना बहुत उचित नहीं समझता हूँ। एक दो क्वेश्चंस जो कि इसमें हार्ड हैं या हमको लगता है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आइए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सब जो जितने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं उनमें कौन से फार्मूलों का उपयोग होगा उसको मैं सीधे पढ़ करके बुक से पढ़ दूंगा। बुक से पढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा। तो और जितने बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये पूरा क्वेश्चन लिख करके और तब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ ये समय बचाने की दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा, इसलिए कि यदि सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारी थियरी को पढ़ाया जाए तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और ज़्यादा मात्रा में समय की बर्बादी होगी। समय मेरे पास कम रहता भी है, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए बनाना है, तो टाइम समय सीमा के अंतर्गत मैं समय से कोर्स समाप्त कर सकूं, इसलिए ज़रूरी है कि हमारी स्पीड तेज़ हो। वैसे मैंने स्पीड अपनी तेज़ कर दिया है, एक दिन में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे रहा हूं विदिन एन आवर, 1 घंटे के भीतर। अभी कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए तो 2 क्वेश्चन में भी 1 घंटे लग जाते हैं कभी कभार, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं या थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन कम से कम एक दिन में 5 क्वेश्चन तो किया ही जाए। वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि 1 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूं। और क्वेश्चन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो पीछे थ्योरी बताई जा चुकी है इस चैप्टर से संबंधित, तो उसको पढ़ लें। आप सीधे समझें कि आप कभी पढ़े नहीं हैं और आ जाएं कूदते हुए कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो कोई भी चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़नी है। वो इसलिए कि थ्योरी का ज्ञान आपको नहीं है। यदि आप पहले से थ्योरी का ज्ञान रखते हैं तो निस्संदेह आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1.21 या क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये फार्मूला बेस्ड हैं। मैंने इसका हिंट यहाँ पे लिख दिया है, वैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ और पढ़ करके थोड़ा सा इस पर कुछ बोल भी दे रहा हूँ, जिससे आपको भी तसल्ली हो जाए कि सर ने कुछ बताया। तो ये 1.21 ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। कोई गोला है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इस पर अज्ञात आवेश क्यू है। मान लीजिए प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है, जो भी हो। अभी इस पर आवेश का डिटर्मिनेशन हम लोग बाद में करेंगे। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिखला रहा है कि इस डायरेक्शन में अंतर्मुखी है। बहिर्मुखी मतलब बाहर की तरफ, अंतर्मुखी है इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है। अब गोले के कारण गोले से r दूरी पर, त्रिज्या बाहर है, यहाँ पर इसके गोले से बाहर बिंदु है, तो r दूरी पर स्थित यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε₀q/r²। यहाँ पर r की वैल्यू ये 10 नहीं रखी जाएगी, r की वैल्यू रखी जाएगी 20/100। क्यों? इसको मीटर में बना करके यहाँ पे q की वैल्यू रखेंगे, 1/4πε₀ की वैल्यू रखेंगे और E की वैल्यू दी हुई है, तो E की वैल्यू है 1.5 × 10⁻³। तो ये तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी और इस कांस्टेंट की, इसकी, तो Q की वैल्यू हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करके आप देख लीजिए। इसके बाद से क्वेश्चन आता है 1.22 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व
80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहले तो व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 1.22 में, तो इसकी रेडियस ज्ञात कर लेंगे। रेडियस हो जाएगी 1.2 मीटर, और इसका दिया हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो को जो है हम लोग को कन्वर्ट कर लेंगे कूलाम में, 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू मिल गई, रेडियस की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पर स्मॉल आर भी लिखा जा सकता है। क्योंकि ये जो गोला है, ये गोले की रेडियस 1.2 मीटर होगी। सुनिए एक बार और, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं फार्मूला, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला जानते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। अगर यह गोला है तो गोले का के पृष्ठ का क्षेत्रफल a बराबर 4πr² होता है, तो यहाँ पर 4πr² रख देंगे। अब यहाँ से हम q की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। r की वैल्यू पुट करेंगे, के पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 4 ही है, और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू q की निकल आएगी। इसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ये ज्ञात कीजिए। तो अनंत रैखिक आवेश है, यदि अनंत रैखिक आवेश है, इसका मतलब यह केस है कि कोई रेखा में कोई लीनियर वायर है, इस पर इसकी लंबाई अनंत है, इससे r दूरी पर, तो ये r की वैल्यू दी हुई है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर। और एक फार्मूला होता है और बता रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के नज़दीक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू λ/2πε0r होता है। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2πε0r × E। आपको 4πε0 की वैल्यू पता है, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 1/2 4πε0। तो आप जानते हैं कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। तो 4πε0 की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो 1/9 × 10⁹। यही इसमें एक विशेष था। कई बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं कि यहीं पे इसके स्थान पे 9 × 10⁹ लिख देते हैं, और यहाँ पे r की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, आप इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा और द लीनियर चार्ज डेंसिटी गेन लैम्डा विल बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस का सॉल्व शॉर्टकट में रहा। अब आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.24। क्वेश्चन ये है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। दो प्लेटों को बनाइए। अगर बहुत निकट बना देंगे तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी दूरी पर ही बनाइए। मान लीजिए कि दोनों निकट हैं, दोनों बड़ी हैं। अब आइए, बड़ी होने का मतलब अनंत लंबाई, अनंत विस्तार से होता है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, यानी इस पर प्लस चार्ज है, भीतरी लिखा हुआ है, बाहरी नहीं लिखा हुआ है, भीतरी लिखा हुआ है। यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। अट्रैक्शन के कारण सारे आवेश इस साइड में, इसका इस साइड में आ गए, तथा इनका परिमाण
17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। अर्थात यहाँ पर Q इज इक्वल टू है प्लस 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलाम। क्यों नहीं है, पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है ये सिग्मा होता है, ये इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, तो प्लस माइनस दोनों लिखा जा सकता है। फिलहाल इतना है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए। अभी मैं आपको एक फार्मूला बताया था कुछ दिनों पहले कि यदि कोई अनंत विस्तार वाली प्लेट है, कोई अनंत विस्तार वाली प्लेट है जिस पर एक तरफ आवेश है, तो इसके लिए, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता था सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता था अगर एक तरफ आवेश है, या इसके कारण इधर की तरफ भी ये प्लस आवेश है तो इस पॉइंट पर निकाला जाए तो इस दिशा में होगा, और यहाँ पर भी होता था E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये प्लेट नंबर 1 मान लीजिए, प्लेट नंबर 2 मान लीजिए, इस धन आवेशित प्लेट के कारण इस बिंदु पर पहली प्लेट का बाह्य क्षेत्र A है और अंतः क्षेत्र A है, तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए, ये तो इससे संबंधित रहा इधर से, पहली प्लेट तो यहाँ पर जो हो जाएगा धन आवेशित प्लेट है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 और यहाँ से दूर होगी क्योंकि धन आवेश अपने से वैद्युत रेखाओं को दूर करता है, और ये दोनों प्लेटें बहुत नज़दीक रखी गई हैं और ये ऋण आवेश है, तो ये पॉइंट भी इसके नज़दीक ही होगा। तो इस ऋण आवेशित प्लेट के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस दिशा में होगी, क्योंकि दूसरी प्लेट है इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं E2। तो ए वाले के लिए क्या निकाला जाएगा, ए, यहाँ पर बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट गिव्स 0। अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। बी वाले के लिए यहाँ पर ऋण आवेशित है तो यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट बी मान लीजिए दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और ऋण आवेशित प्लेट के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि दूसरी प्लेट है इसलिए E2 की डायरेक्शन यहाँ पर इस दिशा में होगी, और धन आवेशित प्लेट के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस दिशा में होगी, ये E1। तो बी वाले में भी परिणामी क्षेत्र यानी E एट पॉइंट बी इज इक्वल टू यहाँ पर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कुछ भी कीजिए, चूँकि दोनों बराबर और विपरीत हैं। यहाँ पर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट गिव्स 0 इस पॉइंट बी पर भी। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, धन आवेशित प्लेट है, धन आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, ये E1 है, थोड़ा बड़ा लिखूँ मैं, ये है E1 इस दिशा में होगी धन के कारण। ये ऋण आवेशित प्लेट है, ऋण आवेशित प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में होगी। इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई है और केवल फिर बता रहा हूँ, किसी लेक्चर में होगा, आप जा कर के पढ़ लीजिएगा। मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसको आपको बताया है कि दो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और बाह्य क्षेत्र में कितनी होती है। तो सी वाले के लिए क्या लिखा जाएगा, बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।
इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, नीचे हो सकता है इसका विजन न हो इसलिए मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। तो सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 17.0 इंटू 10⁻⁻22 अपान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.92 इंटू 10⁻10 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलाम। ये आपका आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये लिखा हुआ है 2.55 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम के नियत वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। इलेक्ट्रॉन आधिक्य का मतलब कि उस तेल के बूंद पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। आइए मिलिकन तेल बूंद प्रयोग, मिलिकन ने जो है मिलिकन सॉइल एक्सपेरिमेंट है तो ये बतलाता है, अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। तेल का घनत्व तो लिखा हुआ है 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए, G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है E इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻⁻19। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हवा में तेल की बूंदों को वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रखा जाता है। मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में कैसे स्थिर रखा जाता है इसको मैं आपको बताऊं। .25 है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट कि ये ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ये नीचे पॉजिटिव प्लेट है, इस तरह का इसकी थ्योरी भी बताई गई है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ हो गई। बीच में भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र E हो तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऋणात्मक आवेश है और इस पर आवेश कितना है, Q है। Q इज इक्वल टू NE होता है। फिलहाल ये बूंद है, बूंद के ऊपर ऋणात्मक आवेश है और इस ऋणात्मक आवेश पर आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ है तो इस पर लगेगा ऊपर की तरफ बल F इज इक्वल टू Q इंटू E। और यह जो बूंद है जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है अपने भार के कारण नीचे की तरफ आना चाहेगी। तो मान लिया जाए कि इसका द्रव्यमानियम है तो कितना हो जाएगा ये mg। तो कब ये स्थिर रहेगी इसमें, जब ऊपर की तरफ लगने वाला बल नीचे के इसके भार के बराबर हो जाएगा तो ये बूंद ज्यों की त्यों यहाँ पर बनी रहेगी, स्थिर रहेगी। कोई तेल की बूंद स्थिर रखी जाती है, तेल का घनत्व तो इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए, G की वैल्यू दिया हुआ है, E का वैल्यू भी दिया हुआ है। एक बार मैं क्वेश्चन को और देख लूँ। यहाँ पर मुझे लग रहा था कहीं कुछ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यहाँ पर जो है 12 होगा, 12 इलेक्ट्रॉन आधिक्य की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। ये मैं छूट गया था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ छूट रहा है, इसलिए मैंने इसको देखने का प्रयास किया। चलिए अब हम लोग आ गए। तो यहाँ पर संतुलन की अवस्था में mg इज इक्वल टू Q इंटू E, mg इज इक्वल टू Q
इंटू ई। आइए, ये यहाँ पर है क्या, m बराबर बूंद का द्रव्यमान, बूंद का द्रव्यमान, रो बराबर बूंद का घनत्व, आर बराबर बूंद की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लिया जाएगा आर बराबर बूंद की त्रिज्या। अब संतुलन की अवस्था में इसका भार इस पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो m है द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, बूंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो m की जगह पर लिखा जा सकता है v इंटू रो। क्यों, रो का दूसरा मीनिंग भी होता है, फिलहाल यहाँ पर रो बूंद का घनत्व है, v इंटू रो यहाँ पे कर देंगे और ये g हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू। इस पर कितना आवेश है, क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, क्यू इज इक्वल टू यानी जितने आवेश होंगे, यानी आवेश होंगे तो एन ई और इंटू कैपिटल, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 12। अब आइए, बूंद की आकृति गोलाकार होती है, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका आयतन v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ऐसा आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम रख दें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो जी, यहाँ पर हो जाएगा 12e इंटू कैपिटल E। अभी हम लोग देखेंगे कैपिटल E की वैल्यू ये दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बूंद की त्रिज्या का आकलन कीजिए। आइए हम लोग पहले आर क्यूब इज इक्वल टू लिखते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू 12 स्मॉल ई कैपिटल ई, और अभी नहीं, रुकिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपान पाई रो जी। यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा 9, स्मॉल ई की वैल्यू दिया हुआ है 1.60 इंटू 10⁻⁻19। सभी हम केस सिस्टम या SI सिस्टम में लिखेंगे, ई की वैल्यू है 2.55 इंटू 10⁻⁴, पाई की वैल्यू 3.14। आइए रो की वैल्यू लिखते हैं, रो इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम आपको पहले बता दें, यहीं पर अलग से निकाल लेते हैं 1.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1.26 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी, और नीचे सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में जब हम बदलेंगे, नीचे है तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, और 10⁻² की घात जब 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर रो की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो होगा 1.26 इंटू 10⁻³ SI सिस्टम में, हमने इंटरनेशनल सिस्टम में SI पद्धति या सिस्टम इंटरनेशनल बोला जाता है उसको, ये रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 9.81। ये तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये R की घात 3 यहाँ से हटी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा होल टू द पावर 1/3। लॉग टेबल की सहायता से
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.981 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जब ये हो जाएगा 0.981 इंटू 10⁻⁻3 मिलीमीटर mm, और दशमलव के एक अंक के बाद लिखना चाहें तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 9.81 इंटू 10⁻⁴ mm, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, चित्र में दर्शाए गए वक्रों में कौन संभावित स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करते हैं। 5 फिगर दिया हुआ है, कुछ इसी तरह से बनाया हुआ है। ये जो है इस पर कहीं कोई आवेश भी बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ, आवेश इस पर बनाया है। इसको मैंने लिखते समय ये प्लस प्लस सब लिखा हुआ है, हर जगह प्लस लिखा हुआ है, और इस तरह से ये वैद्युत बल रेखाएं बनाया हुआ है, और डायरेक्शन भी इस पे दिया हुआ है। ये हमारे बनाने में गलती हुई है कुछ, तो इस तरह की डायरेक्शन दी हुआ है। पूछ रहा है कि ये संभावित स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ देखिए, इस तल पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं किसी तल पर उस तल के लंबवत होती हैं, यानी वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो लंब बनाते हुए सीधे बाहर की तरफ निकलती हैं। यहाँ पर देखिए ये तिरछा, ये भी तिरछा दिखाई दे रहा है, ये भी कुछ तिरछा दिखाई दे रहा है। इस कारण ये स्थिर वैद्युत क्षेत्र को निरूपित नहीं करता है। पोर्शन ए। बी वाले पर आइए, यहाँ पर दिखा रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इधर की तरफ भी जा रही हैं, अंदर की तरफ भी आ रही हैं, तो ठीक है, धन है और धन से ऋण की तरफ वैद्युत बल रेखाएं आएंगी, यहाँ तक तो ये सही है। लेकिन इसके बाद ये दिखा रहा है कि ऋण से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जो कि संभव नहीं है। ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और धन में आ रही हैं। एक तो यहाँ पे गलती हो गई। दूसरी गलती, धन आवेश अपने अंदर वैद्युत बल रेखाओं को लेता नहीं, ये भी गलत है। तो इस कारण, और ये देखिए यहाँ पर ले रहा है, यहाँ पे दे रहा है, इस कारण ये फिगर पूरा का पूरा फिगर जो है ये गलत है। ये भी स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करता। दो धन आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो एक दूसरे की बल रेखाओं को दूर भगाएंगे, ये सही है, तो ये सही माना जा सकता है। तो सी वाला पोर्शन जो है ये सही है। डी देखिए, 3 धन आवेश हैं और धन आवेश में इसकी बल रेखा और इसकी बल रेखा, इन दोनों आवेशों की बल रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं। आप जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं कभी कट नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये गलत है। और इस सेंस में भी ये गलत है कि ये धन आवेशित आवेश, ये धन आवेशित है और ये दूसरे धन आवेश के वैद्युत बल रेखाओं को अपने अंदर ले रहा है, ये गलत है। धन आवेश कभी दूसरे धन आवेश के वैद्युत बल रेखाओं को ग्राह्य नहीं करता है या ग्रहण नहीं करता है, लेता नहीं है, बल्कि उसको दूर भगाता है। इस कारण यह भी गलत है। ये फिगर बनाया गया था या जो बताने की कोशिश की गई थी कि ये धन है, ऋण है, तो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है। हो सकता है कि ये भी फिगर भी लंबवत बना दिया जाए तो भी सही होगा, लेकिन बीच में ये जो बंद वक्र बना दिया जा रहा है, इस तरह का कोई बंद वक्र बीच रास्ते में उत्पन्न नहीं होता है, तो इसलिए यह भी जो है गलत है। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 27, दिक् स्थान की अंग्रेजी होती है स्पेस। स्पेस के किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है, परंतु वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ ऐसे होगा। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर की दर से वृद्धि होती है। जेड दिशा में बढ़ रहा है वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻7 कूलाम मीटर के बराबर है,
कितना बल तथा बलाघूर्ण अनुभव करता है। इस क्वेश्चन को जरा आप देखें। एक्स एक्सिस जेड, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को बनाते समय कोई भी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को हम एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए, आसानी के लिए, इस बार हम जेड एक्सिस की डायरेक्शन कुछ इस तरह बनाते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं। मान लिया यह एक्स है, एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई, और यह एक्सिस ऑफ जेड है। तो कह रहा है कि निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक जेड दिशा में है। आप जानते हैं कि ये धनात्मक दिशा है, तो ऋणात्मक दिशा इधर की तरफ होगी। यहीं पे कोई द्विध्रुव बनाइए, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अर्थात ये द्विध्रुव कुछ इस तरह से रखा गया है ताकि इसके डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन इस दिशा में है। वेक्टर P है, या ऊपर लिख सकते हैं हम इसको, वेक्टर P और Z एक्स के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर लिखेंगे PZ इज इक्वल टू -10⁻⁷ कूलाम पर मीटर के बराबर है। कितना बल तथा बलाघूर्ण अनुभव करता है। दूसरी चीज़ ये भी दिया हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र जेड दिशा के अनुदिश है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये चीज़ P भी जेड एक्स के अनुदिश है और इलेक्ट्रिक फील्ड E भी जेड अक्ष के अनुदिश है। और ये बता रहा है कि हम जब धनात्मक दिशा में जाते हैं तो जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर, अर्थात DE/dz, सॉरी डेल में लिख रहा हूँ, DE/dz इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम पर मीटर। अर्थात 1 मीटर में, 1 मीटर जब जाएंगे तो 10⁵ न्यूटन बढ़ जाएगा। 2 मीटर जाएंगे तो 2 × 10⁵ मीटर। 3 मीटर जाएंगे तो 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र कम होगा, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। आइए जरा हम इस पर बात करते हैं कि इस पर जो कार्य करने वाला बल होगा, इस पर कार्य करने वाला बल इस दिशा में होगा। और सपोज दैट कि यह बल F1 है। चूँकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बनाने के लिए बताते हैं कि इधर थोड़ा सा छोटा बनाइए, फिर इससे बड़ा वैद्युत क्षेत्र बनाइए, फिर इससे बड़ा इसको ले लीजिए और इससे बड़ा इसे। इसका मतलब इधर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर Q अगर यह आवेश है, अगर यह +Q आवेश होगा तो ये -Q आवेश होगा। और इस पर बल इस दिशा में लगेगा, यह बल कम होगा। क्यों? क्योंकि होता है F इज इक्वल टू Q × E। आवेश की मात्रा दोनों पर तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यह इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इस वाले बल जो F2 है, मैंने दिखलाया कि F2 बड़ा है और F1 क्या है, छोटा है। तो ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है, F2 - F1 से भी ज्ञात किया जा सकता है पूरा कार्य करने वाला बल F2 - F1। लेकिन फिलहाल आइए कैसे हम इसको थोड़ा शॉर्टकट मेथड से चलते हैं, ज्ञात करें। F इज इक्वल टू Q × E होता है। F इज इक्वल टू QE होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है, इसलिए अभी फिलहाल हम लिखते हैं DE। F इज इक्वल टू Q × DE। यहाँ पर आपको DE/dz की वैल्यू दी हुई है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर Q और DE/dz × dz। यह z और वह z दोनों एक ही है, DE/dz।
जहाँ डी जेड जो है इन दोनों के बीच की, मान ली इन दोनों के बीच की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्शन जेड है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, डी जेड। हालांकि पहले 2L माना जाता था, लेकिन तो यहाँ पर होगा क्या, पी जेड इज इक्वल टू 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर है। कूलाम पर मीटर नहीं होगा, कूलाम मीटर है, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, कूलाम मीटर है। पी जेड इज इक्वल टू, ये पी जेड किसके बराबर होगा, Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L के जगह पर हम क्या लिख देंगे, डी जेड लिखेंगे। यहाँ पे डी जेड क्यों लाया गया है, अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये देखिए, तो Q इंटू डी जेड इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा पी जेड इंटू डी ई अपॉन डी जेड। पी जेड की वैल्यू जो है -10⁻⁷ और डी अपॉन डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 10⁵। तो ये हो जाएगा -10⁻² न्यूटन। ये ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जेड अक्ष की ऋण दिशा में बल जो है, बल की दिशा जो होगी जेड अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगी। तो F इज इक्वल टू 10⁻⁻² न्यूटन। आइए इसको एक दूसरे तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम दिखा रहे हैं आपको, उसको आप देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कार्य करने वाला बल हो जाएगा F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 इज इक्वल टू Q इंटू E2 हो जाएगा, और F1 इज इक्वल टू Q इंटू E1। निगेटिव चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ ऑलरेडी घटा रहे हैं। तो यहाँ पर Q को हम कॉमन ले लेंगे, और ये हो जाएगा E2 माइनस E1। ये E2 माइनस E1, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, इसके बीच की दूरी यदि हम 2L मान लेते हैं, 2L मान लें, तो आपको E2 माइनस E1 को हम लिखेंगे डेल्टा E, और ये इसके बीच की दूरी 2L है, तो हम इसमें 2L से डिवाइड करें और 2L से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये डेल्टा E अपान 2L की वैल्यू दी हुई है, डी अपान डी जेड है। ये वैद्युत क्षेत्र इसके लंबाई के अनुदिश किस प्रकार बदल रहा है। अगर डी अपान डी जेड दिया हुआ है या डी अपान डी एल, तो लंबाई के अनुदिश किस प्रकार बदल रहा है ये पता है आपको, डी अपान डी जेड या डेल्टा E अपान 2L ये पता है। और यहाँ पर 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L ये P होता है, डेल्टा E अपान 2L की वैल्यू दी हुई है 10⁵। E2 माइनस E1 जब निकालेंगे, E2 माइनस E1 अपान 2L, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का लंबाई के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई द लेंथ इज नोन एज डी अपान डी जेड या डी अपान 2L या डेल्टा E अपान 2L, ये चीज़ वही है। और P इंटू इसको लिखा जा सकता है डी अपॉन डी जेड। Now put the value of P and D upon dz and you will get the answer minus times 10⁻² न्यूटन, जैसा कि अभी इसमें किया गया है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितना बल, पहला है कितना बल लग रहा है, तो 10⁻² न्यूटन, तथा बल आघूर्ण कितना लगता है। बल आघूर्ण के बारे में देखिए, ये इस पर लगने वाले दोनों बलों की दोनों बल एक ही दिशा के अनुदिश हैं, एक ही लाइन में हैं। जब दो बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही दिशा में होती है, एक ही लाइन पर होती है, उस दिशा में बल आघूर्ण जो होता है 0 होता है। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। कल जो है NCERT के क्वेश्चंस का लास्ट डे होगा, उसके बाद से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। फिलहाल कल तक न्यूमेरिकल का टर्न होगा।